स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई बाबा रामदेव को फटकार, क्यों कहा विज्ञापन को करें तुरंत बंद, मोदी जी के प्रिय मित्र गौतम अडानी से किसने छीने उनके ही प्रोजेक्ट, बिहार सरकार का आरक्षण पर बड़ा फैसला, चारों तरफ क्यों हो रही है इसकी चर्चा, तेलंगाना चुनाव से पहले फिर एक बार ईडी ने क्यों की विपक्षी नेताओं के ठिकानों पर रेड, भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कैसे खोली अपनी ही पार्टी की पोल, और आखिर में आपको बताएंगे कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने क्यों लगाए सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पर गंभीर आरोप। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी को लेकर जमकर फटकार लगाई है। दवाइयों को लेकर गलत और भ्रामक तरीके से विज्ञापन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे खासी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत किशोर की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर बाबा रामदेव की कंपनी ये गलत दावा करती है कि उसकी दवाइयां किसी बीमारी को ठीक कर सकती हैं, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को सभी झूठे और भ्रामक दावे वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा, और साथ ही भविष्य में पतंजलि कोई भी इस तरह के झूठे स्टेटमेंट नहीं देगी, वरना कोर्ट ऐसी किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी 2024 को की जाएगी। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने पतंजलि को इस तरह की फटकार लगाई हो। इससे पहले भी बाबा रामदेव इस तरह के झूठे वादे कर चुके हैं। कोरोना महामारी के बाद रामदेव ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और सुसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है, जिसके बाद बाबा रामदेव को आयुष्मान मंत्रालय ने जमकर फटकार लगाई थी। साथ ही इसके प्रमोशन पर भी रोक लगा दिया गया था। इसके अलावा भी 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आर्डर नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लाइसेंस नहीं लिया था, उनसे लाइसेंस नहीं लिया गया था। इसके बाद पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस का सामना भी करना पड़ा था। इसी के साथ ही 2015 में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने पतंजलि के आंवला जूस को पीने के लिए अनफिट बताया था। तो आप लोग अब खुद ही सोच सकते हैं कि किस तरह से पतंजलि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमेशा खबरों में बने रहने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स को बेचने के लिए उसे लोगों की कोई भी चिंता नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब बाबा रामदेव विवादों में घिरे हों। वो हमेशा से ही झूठे वादे करते रहते हैं। कोरोना के अलावा भी उन्होंने रामदेव बाबा जो है उन्होंने कई बार योग और पतंजलि के प्रोजेक्ट से कैंसर, एड्स और होमोसेक्सुअलिटी तक ठीक करने के दावों को लेकर वो विवादों में घिरे रहे हैं। अब आपको बंगाल लेकर चलते हैं, जहां से मोदी जी के जिगरी दोस्त अडानी के लिए बुरी खबर आ रही है। कहते हैं राजनीति में कब कैसे बदला ले लिया जाए इसका किसी को नहीं पता चलता। अब कुछ ऐसे ही ममता बनर्जी की सरकार ने कर दिखाया है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने अडानी ग्रुप से ताजपुर पोर्ट विकसित करने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वापस ले लिया है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो उसका जो टेंडर है वो अब नए लोगों को देने की शुरुआत की जाएगी। मतलब जो टेंडर है उसे जारी किया जाएगा, नए लोग अब उस टेंडर में आवेदन कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को 2022 में हुए बंगाल ग्लोबल बिजनेस प्रोजेक्ट के तहत दिया गया था, जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने अडानी से प्रोजेक्ट वापस ले लिया है तो वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले को महुआ मोइत्रा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी विवाद में घिरी हुई हैं। मोइत्रा पे आरोप है कि उन्होंने संसद में पैसे लेकर अडानी ग्रुप को सवाल उनसे पूछे थे, जिसको लेकर ही अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस मामले पर चुप्पी साधे हुए बैठी ममता बनर्जी ने अडानी ग्रुप से इसका बदला लेते हुए अडानी ग्रुप से दूरी बनाने का फैसला लिया है। जहां एक तरफ भाजपा सरकार अपने दोस्त को लगातार फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, विपक्ष के निशाने पर लगातार अडानी है, उन्हें बंदरगाह सौंपे जा रहे हैं, सरकार की तरफ से खूब उन्हें फायदा मिल रहा है। लेकिन अब ममता सरकार ने अडानी को एक और पोर्ट मिलने का सपना उनका तोड़ दिया है। ये पहली बार है जब अडानी को इतना बड़ा झटका लगा हो, क्योंकि वो जिस प्रोजेक्ट पर हाथ रख देते हैं वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अब ममता बनर्जी ने अडानी से प्रोजेक्ट छीनकर बता दिया है कि अब अडानी की पश्चिम बंगाल में नो एंट्री हो गई है। अब आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां पर नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। दरअसल बिहार में अब 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा, यानी अब से एजुकेशन इंस्टीट्यूट और नौकरी में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी को अब 60% आरक्षण की जगह 75% आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। मंगलवार यानी 21 नवंबर को इसे लागू भी कर दिया गया है। बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में 15% का इजाफा किया है। बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में 15% का
इजाफा भी किया है। बिहार सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया था। 9 नवंबर को इसे दोनों सदन से पास किया गया था, जिसके बाद अब बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने रिजर्वेशन बिल 2023 पर अपनी मुहर लगा दी है। अब आपको बताते हैं कि 75% आरक्षण बिल के लागू होने के बाद किन किन लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा। बिहार में एससी को 20%, एसटी को 2%, अति पिछड़े को 25% और पिछड़े वर्ग को 18% आरक्षण का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही सामान्य वर्ग में जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें मिलने वाला 10% आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। इस आरक्षण की वजह से एजुकेशन इंस्टीट्यूट और सरकारी नौकरी में दलित और बाकी के छात्रों को सरकारी नौकरी और यूनिवर्सिटी में इसका फायदा मिल सकेगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से बिहार सरकार 75% आरक्षण लेकर आई है, कि इससे कोई फायदा होगा? कि पिछड़ा वर्ग जो हमेशा से ही मुख्य धारा से दूर रहा है, उसकी मौजूदगी हमें स्कूल, कॉलेज या बाकी संस्थानों में देखने को मिलेगी या नहीं? आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर दें। अब आपको तेलंगाना लेकर चलते हैं, जहां पर तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हलचल जारी है। ईडी ने तेलंगाना में छापेमारी की है। आईटी अफसर तेलंगाना के चेन्नूर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जी विवेक के घरों और कार्यालयों पर तलाशी ले रही हैं। बताया जा रहा है कि 8 करोड़ के रुपए के लेन देन को लेकर ही ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। 30 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव होने हैं। इससे पहले ही ईडी की तरफ से की जा रही कार्रवाई खुद में कई बड़े सवाल खड़े करती है। इसी तरह से राजस्थान में कांग्रेस नेताओं के घरों पर छापेमारी की गई थी। इससे पहले छत्तीसगढ़ में और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पर जिस तरह से कार्रवाई की गई, इसको लेकर ही विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहा है कि जांच एजेंसियां भाजपा के कहने पर विपक्ष पर तो खूब कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन भाजपा के नेताओं पर आरोप लगने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। विवेक हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, जिसके बाद ही उन पर यह कार्रवाई की गई है। अब सवाल ये उठता है कि जब तक भाजपा में थे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस में जाते ही ईडी के छापे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई जांच एजेंसियां किसी के कहने पर ही विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर रही हैं, या फिर वाकई जांच एजेंसियां ठीक से अपना काम कर रही हैं? अब आपको वरुण गांधी के बारे में बताते हैं, जो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे उनकी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पीलीभीत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुफ्त का राशन, महंगाई और अग्निवीर जैसी योजना को लेकर बीजेपी पर हमला कर दिया और कहा कि सिर्फ नारेबाजी से देश की समस्या हल नहीं होगी, देश चलाने के लिए संवेदनशील होना जरूरी है। उन्होंने भाजपा सरकार के द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई आपके गाँव का युवक सरहद पर जाता है और देश की सीमा की रक्षा करता है तो क्या ये सम्मान की बात है या नहीं? जब उस लड़के को 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा, वो आर्मी की वर्दी पहनकर आएगा और मजदूरी करेगा, तो क्या इससे उस पर मानसिक असर पड़ेगा? नहीं। देश चलाने के लिए जो लोग हैं वो मजाक नहीं है। देश चलाना कोई मजाक बात नहीं है, ये संवेदनशील और गहरा काम है। इससे पहले भी वरुण गांधी बोल चुके हैं कि लोगों ने नौकरी मांगी थी, लेकिन उन्हें आटा दाल चना पकड़ा दिया गया। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। यूपी की कोई भी परीक्षा उठाकर देख लो, पिछले 3 साल में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें 5-5 बार पेपर लीक ना हुए हों, चाहे वो फिर टीचर्स की भर्ती हो या फिर पुलिस की भर्ती। जिस तरह से वरुण गांधी के तेवर अपनी ही सरकार के लिए बदले से नजर आ रहे हैं, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वरुण गांधी भी अब अपनी पार्टी की सच्चाई को जान गए हैं। वो समझ गए हैं कि भाजपा के लोगों ने जो झूठे वादे किए थे, अब वो सिर्फ झूठे वादे ही कर सकती, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। उसने लोगों को कुछ नहीं दिया। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों वरुण गांधी के तेवर उनकी ही पार्टी के लिए बदलते जा रहे हैं, और क्यों भाजपा सांसद होने के बाद भी वो बार-बार अपनी ही पार्टी पर निशाना साध रहे हैं? अब आपको बताते हैं कि क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल प्रीतिंकर दिवाकर ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर होने के मौके पर आयोजित विदाई समारोह में आरोप लगाते हुए कहा कि 2018 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले कोलिजियम द्वारा उनके छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला गलत तरीके से किया गया था और उन्हें परेशान करने के लिए ये सब किया गया था। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे साथी न्यायाधीशों के साथ साथ बार के सदस्यों से भी समर्थन और सहयोग मिला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मेरे साथ हुए अन्याय को ठीक किया है। खैर दोस्तों, आप लोगों की इन सभी मुद्दों पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।